ठीक है, क्या है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर का। अच्छा बच्चों ये बताओ, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता क्यों है? टू फॉर्म एनर्जी। हाँ भाई, एनर्जी बनाने के लिए होता है। ठीक है बेटा। यस सर। अब हम इसको कैसे लिखते हैं भाई? जो फोटोसिंथेसिस करेगी उसमें क्या बनाया बेटा? ग्लूकोज, फूड बनाया, है ना। अब इस फूड को क्या कर दिया जाएगा? ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा, ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों रेस्पिरेशन, और ये सेल करता है, इसलिए ये कहलाता है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वी विल राइट डाउन इट एज मैकेनिज्म ऑफ breakdown of food materials. Mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy. ठीक है, and this energy is stored in the form of ATP. very good, stored in the form of ATP. ये आपका कहलाता है बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। हो गया क्लियर? यस सर। चलिए, अब देखो ग्लूकोज जब टूटेगा, ठीक है, जब ग्लूकोज कंपनसेशन होगा या कंबशन होगा ग्लूकोज का, तो उससे आपको क्या मिलता है बच्चों? सुनो, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूरी तरीके से, है ना, ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स, क्या क्या देता बेटा? पायरिक एसिड। H2O and 38। बेटा म्यूट करो अपने आप को, बहुत अजीब सी आवाज आ रही है। 38 और 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। एटीपी। क्लियर? यस सर। देखो, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ही ऑक्सीडाइज्ड हो, है ना, रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, दूसरे भी मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो सके हैं। तो जो भी कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइज होगा फॉर द रेस्पिरेशन वो कहलाएगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोलोगे बच्चों उसको? रेस्पिरेटरी। ठीक है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होना है, तो कार्बोहाइड्रेट इस टाइम क्या हो गया बच्चे? रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। फैट का होना है तो फैट, और प्रोटीन का होना है तो प्रोटीन। क्लियर? यस सर। तो अगली बात हम समझेंगे, कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड during respiration are known as respiratory सबस्ट्रेट। very good, respiratory substrate. For example, कार्बोहाइड्रेट एक हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट दूसरा, प्रोटीन तीसरा, फैट और ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बच्चों, यस सर। चलिए लिख लिए। सर सेकंड समझाना दोबारा।
कहाँ पे, कौन सी लाइन बेटा? One molecule of glucose. देखो, अगर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल टूटेगा, उसके टूटने से आपको क्या मिलेगा? CO2 H2O. और साथ में क्या मिलेंगे? 38 या फिर 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. एटीपी। बात समझ में आई? अगर कंप्लीटली टूट गया तो, अगर आधा अधूरा टूटा है तो अलग बात है। हम क्या कह रहे हैं? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है बच्चे? Yes, sir. हम्म। लिख लो बेटा, बताना फिर। लिख लिया सर। सबने लिख लिया? Yes, sir. अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या क्या फीचर हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के? ठीक है, देखो बच्चों, जो भी एनर्जी थे, हमें मालूम है कि भाई ग्लूकोज से कितनी एनर्जी निकलती। मेरी आवाज लौट के आ रही है बेटा, म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, ग्लूकोज से मान लीजिए 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलनी है आपको। ठीक है, तो ये एनर्जी एक ही स्टेप में नहीं निकलती, क्योंकि क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इसको धीमे धीमे सीरीज ऑफ स्लो स्टेप में दिया जाता है, और वो स्टेप जो है वो कंट्रोल करे जाते हैं बाय द एंजाइम। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए ग्लूकोज टूटना है ना? ग्लूकोज से क्या मिलना है बच्चों? CO2 और H2O. वाटर। और इससे निकलना है कितने एटीपी? 38. 38 एटीपी, इन सम केसेस 36, वो डिपेंड करता है, बाद में बताते हैं। ठीक है Yes, sir. ना? चलो, 38 एटीपी अगर ये एक साथ निकलेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो वहां हम क्या करते हैं कि हम नहीं, मतलब कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इस एनर्जी को, जैसे थोड़ा सा एक स्टेप में एनर्जी निकाल दी, फिर 2 स्टेप छोड़ दिए, फिर चौथे स्टेप में एनर्जी निकाल दी, तो धीरे धीरे करके स्लोली स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो हर स्टेप जो होगा, जहां पर आपका कुछ भी टूटेगा, जब बनेगा, वो स्टेप विल बी कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। ठीक है, Yes, sir. कितनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ओके, चलो, अब हम बात करेंगे भाई ऑल दी एनर्जी कंटेन्ड इन आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। किसके अंदर बच्चों? Respiratory. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में जितनी भी एनर्जी है इज नॉट रिलीज्ड, इज नॉट रिलीज्ड। अभी दिखा रहा हूं, नॉक्सियस। ओके रोहित, अभी दिखा रहा हूं बेटा, बस एक सेकंड रुक जाओ। इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है, फटाफट देखो पिछली स्लाइड, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया? हो गया रोहित, नॉक्सियस। चलो आगे देखो, ये पॉइंट समझ में आया बेटा सबके? Yes, sir. देखो, अब अगला पॉइंट क्या कहा था हमने? एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एनर्जी किस कैसे रिलीज होगी? सीरीज ऑफ स्टेप में, जो कि स्लो होंगे, और जो किससे कंट्रोल होंगे बेटा? Enzyme. वेरी गुड। एनर्जी इज रिलीज्ड in a series of step controlled by enzymes. Enzyme. ठीक है, Yes, and sir. this energy will be utilized for the formation of ATP. ठीक, दो ये फीचर हो गया भाई।
तीसरा फीचर क्या है बच्चा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। ठीक, बात समझ में आ रही है कि No, कुछ sir. टूटेगा तो और कुछ बनेगा, यानी कि जो भी आप में इसमें बना है, जैसे कि मान लीजिए एसिटाइल कोएंजाइम ए है फॉर एग्जांपल, है ना, दैट इज बाय प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन। पायरुवेट आपका क्या करता है, कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बेसिकली वापस लिया जा सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ब्रेकडाउन भी होता है और फॉर्मेशन भी होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, एम्फीबॉलिक पाथवे। थोड़ा समझ में आया अभी? Yes, sir. सेलुलर रेस्पिरेशन इज कैसा पाथवे है बेटा? Pyruvate. एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, अच्छा ये तो आप समझ ही रहे हैं कि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सर्गोनिक हो गई, हाँ ना, Yes, है ना? sir. तो इसको हम अगला लिख लें, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। लिखो बच्चों, लिख दिया सर, हो गया। सबने लिख लिया? यस सर। अच्छा, जिनका नहीं हुआ वो लिख लें। ओके तनिष्का, बाकी बच्चे भी लिख लो, ठीक है? सर हो गया। एक बार फर्स्ट वाला समझाना। कौन सा, पहली लाइन? यस सर। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। इस तरीके से बना रहा हूं, ये ग्लूकोज है, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी, 686 किलो कैलोरी, ठीक है? अब एक साथ ग्लूकोज को एक ही बार में तोड़ दोगे ना तो धमाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? धमाका। धमाका, ठीक है, सेल भी बस्ट कर जाएगा। तो क्या करते हैं हम, ग्लूकोज को धीरे धीरे करके स्टेप स्टेप वाइज तोड़ते हैं और धीरे धीरे उससे एनर्जी बनाते हैं, समझ रहे हो? यस सर। पहला स्टेप ये कह रहा है, ठीक है? ओके सर। चलो हो गया ये? यस सर। यस। चलो अब हम करते हैं बात टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। चलो, किसी को भी हम क्लासिफाई करते हैं या टाइप बताते हैं, उसका क्या होता है, बेस होता है कोई। क्या होता है बच्चों, बेस। तो पहला हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हाँ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे, यानी कि कौन सा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है? तो वो रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा, जरा सुने। पहला है फ्लोटिंग। पहला रेस्पिरेशन कौन सा है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखें, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज होता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा बेटे फैट्स, ठीक? अगर आपको कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है? दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इसमें आपका आता है प्रोटीन। व्हेन द प्रोटीन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, दिस रेस्पिरेशन विल बी नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक आपके रेस्पिरेशन। लिए होमवर्क है, किसका आपको मालूम करना है,
What kind of respiration is the organic acid respiration? Clear? Yes. Yes. कल हमारा जूलॉजी का लेक्चर होगा और मंडे को आपसे ये सवाल होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन बोलना एक बार। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट फैट का कौन सा रेस्पिरेशन है? प्रोटीन। प्रोटीन का कौन सा है? प्रोटोप्लाज्मिक। ऑर्गेनिक एसिड का? समझ गए क्वेश्चन? यस। चलिए, अब अगला है, दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंट एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ O2 एब्सेंस एंड O2 प्रेजेंस। Present. ये होते हैं बच्चों दो तरीके के, ठीक? पहला होता है, हाँ, वेरी गुड, एरोबिक, और दूसरा होता है बच्चा एनएरोबिक, है ना? देखो, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लग रही रेस्पिरेशन में, वो हो गया बेटा Anaerobic respiration. एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? यही लिखते हैं थोड़ा थोड़ा करके और समझते हैं इसको। देखें, ये कहलाता है O2 रिक्वायरमेंट। यहां पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। यहां पर नॉट, है ना? नॉट लिख दिया मतलब कि विदाउट, है ना? शाबाश बच्चे, ठीक है? अब देखो, दो चीजें हैं। अगर O2 मिलेगा तो ये ग्लूकोज जो है या फिर जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो आपका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एरोबिक में कैसा ऑक्सीडेशन मिलेगा आपको? कंप्लीट, बिकॉज एरोबिक में क्या है? O2 है। यस सर। पॉइंट मेरा शायद समझ में नहीं आया बच्चों को। आया नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया? अच्छा चलो, एक बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं O2 क्या है? फ्यूल है। O2 इज फ्यूल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है? अगर आपको कोई भी सबस्ट्रेट तोड़ना है तो मेनली क्या चाहिए आपको? अभी O2 चाहिए, ठीक है? अब क्या है कि O2 है तो कोई भी सबस्ट्रेट पूरा टूट सकता है। जैसे ग्लूकोज है, ये पूरा टूट जाए किसमें? CO2 और अब मान लीजिए O2 नहीं है, O2 नहीं है। नहीं है, तो इस ग्लूकोज को ये पूरा नहीं टूटेगा, ये ग्लूकोज टूटेगा पार्शियली। O2 नहीं है तो किस में टूटेगा? या तो ये टूटेगा बेटा पायरुवेट में, सॉरी लैक्टिक एसिड में, पायरुवेट कह रहा हूं, किस में टूटेगा? लैक्टिक एसिड में, या फिर टूटेगा ये इथेनॉल में। बात समझ में आई? यस सर। या तो Yes. टूटेगा लैक्टिक एसिड में या फिर टूटेगा इथेनॉल में। कब? जब इसके पास क्या नहीं होता? O2 नहीं होता। और जब O2 होता है तो इसको तोड़ता रहता है कि भाई मैं हूं, तुम टूटते रहोगे। ग्लूकोज जब तक तुम में से क्या नहीं निकल जाता, सब कुछ अलग नहीं हो जाता, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्लियर? वेरी गुड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसमें क्या रहता है? पार्शियल। वेरी गुड। इनकम्प्लीट की जगह एक और वर्ड हम लिखते हैं तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, जिसको हम क्या लिखेंगे? पार्शियल ऑक्सीडेशन। या ऑक्सीडेशन की जगह और अच्छा वर्ड मैं यहां लिख दूं, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? यस सर। मेनली ग्लूकोज का रहता है, ठीक? इतनी बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, इस ग्लूकोज के अंदर पीछे हमने क्या समझा था? बहुत एनर्जी है। कितनी एनर्जी है बेटा? बहुत 686। और जब ये 686 एनर्जी, वैसे 686 एनर्जी पूरी यूटिलाइज नहीं हो पाती, ठीक है? असल में क्या होता है आपको मालूम है? एनर्जी का एक बात, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? तो जैसे कि अभी हाथ रगड़ो आप, है ना? यू विल फील द हीट एनर्जी, है ना? यस सर। ना? जब तक आप अपने गाल के पास ले जाओगे आधी हीट एनर्जी तो खत्म हो जाएगी, है ना? सिमिलरली क्या होता है, इसमें से 686 में से केवल
आपकी आई थिंक 343 किलो कैलोरी ही हम लोग स्टोर कर पाते हैं। मेरी बात सुनना, ठीक है? कितना परसेंट हो गया? करीब 40-45% हो गया, है ना बच्चों? Yes. ऐसी कुछ ऐसी लगभग लगभग है ना? तो अभी क्या होता है, ये हमने कब होगा, जब कंप्लीट पूरी तरीके से क्या करोगे, इस ग्लूकोज को तोड़ दोगे, ठीक है? तब कितनी मिल रही है आपको? 343। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग किस में चल रहे हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। जब ग्लूकोज कम टूटेगा तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। कम रिलीज होगी, ठीक है? तो यहां पर हम क्या लिख दें बच्चा लोग? यहां पर तो 38 और 36 एटीपी मिल जाएंगे, पर यहां पर हमें कितने एटीपी मिलते हैं? केवल 2 एटीपी। क्लियर? Yes. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, No, sir. sir. चलो लिख लो फटाफट। लिख लिया। लिख लिया? Yes, sir. 1 minute. ओके, टाइम ले लो तन्वी। Sir, done. डन? कोई Yes. कंफ्यूजन किसी को? No, sir. नहीं। देखो बच्चों, कोई एरोबिक पूछेगा, आप बता देना भाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का, उसमें हमें 36 या 38 एटीपी मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। देखो 36 कब मिलेंगे वो बिल्कुल लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यूजुअली कितने मिलते हैं बेटा? 38. 38। पर 36 का भी चांस होता है। एनारोबिक में आप बताएंगे पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। देखो, अच्छा एक और लाइन लिखा दो इसमें, वो भी आप लिख लो। एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज CO2 Water. प्लस वाटर, ये होता है। इसमें क्या एंड प्रोडक्ट है? Lactic acid and ethanol. हाँ, ये बात तुमने सही कही कि या तो लैक्टिक एसिड और Ethanol. इथेनॉल, ठीक है? देखो, इथेनॉल बनेगा तो साथ में रिलीज होगा बेटा CO2, इतना ध्यान रखो। क्योंकि इथेनॉल कितने कार्बन का बच्चों? C2H5, 2. 2 कार्बन का, है ना? C2H5OH, ये तो फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है नहीं ना? No, sir. अभी हम बताएंगे आगे, तुम्हें डिटेल में थोड़ा सा रिएक्शन और लिखाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? No, No, sir. sir. चलिए इसको लिख लिए, इस लाइन को, लास्ट लाइन को, फिर आगे समझते हैं। Sir, हो गया. हो गया, वेरी गुड। चलो चलो आगे देखो। अब हम लोग बात करेंगे, मेन हमारा जो टॉपिक है जो हम समझना चाहते हैं, दैट इज एरोबिक। Respiration. हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ये तो हमें पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन को 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया। हमने पहले ही कहा था कि एक बार में हम एनर्जी निकालेंगे नहीं, क्योंकि ब्लास्ट हो जाएगा सब और सब खत्म हो जाएगा। कितने स्टेजेस हैं? 4 stages. 4 स्टेजेस। भाई पहली जो स्टेज है वो है आपकी ग्लाइको, Glycolysis. हाँ, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। तीसरी स्टेज है बेटा क्रैब साइकिल, Yes, sir. और लास्ट स्टेज है बच्चों ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है? इलेक्ट्रॉन Transport ट्रांसपोर्ट system. सिस्टम, और इसी में रहता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सब समझेंगे हम कि ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट लेवल सब क्या है ये? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा बेटा, ये लिख लिया? Yes. Yes. No, sir. लिखो। सर लिख लिया. लिख लिया बेटा? No, sir. 1 minute. हो गया.
सर हो गया। Yes, sir. सर कहाँ गए आप? हेलो हेलो सर। नेटवर्क इशू की वजह से सर लेफ्ट हो गए हैं। नक्सिस बेटा, यस सर। सब करा। काइंडली मेक मी होस्ट। यस। थैंक यू। टेल मी व्हेन screen is visible. यस सर। Okay, visible. यस। I don't know why it always happens to you. Always that in 11th class that happens, है ना? 12th class goes smoothly. Anyway, I'm trying to improve this. The next week you won't face this problem. Okay, बेटा? So कितने स्टेप में आएगी बेटा ये? और 4 स्टेप में आएगी। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रैब साइकिल और चौथा ETS और सिस्टम। देखो बेटा, अब हम लोग पहला पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, फर्स्ट विल बी ग्लाइकोलिसिस। हाँ ग्लाइकोलाइसिस। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। ग्लाइको का मतलब शुगर। शुगर। लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। शुगर का टूटना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। आपको मालूम है आपने क्या शुगर बनाई है? आपका मतलब प्लांट, ठीक है? ग्लूकोज, इसको तोड़ा जाएगा, वो स्टेप क्या कहलाएगा बच्चों? ठीक है बेटा? यस सर। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ, ग्लूकोज। वेरी गुड, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस हर सेल में होगा, चाहे वो आपका एरोबिक हो, चाहे वो एनारोबिक, ठीक है? ऑकर्स इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कोई सा भी रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस कॉमन स्टेप रहेगा, कॉमन स्टेप। क्लियर बच्चे? यस। यस सर। अच्छा,
अगली चीज क्या है बेटा कि ये होता है टेक प्लेस इनसाइड साइटोप्लाज्म। कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म। ये चीजें याद रखना, इन चीजों पे ही क्वेश्चन बन जाता है नीट में। ठीक है, कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है, क्रेब साइकिल कहाँ पर हो रही है, ईटीएस कहाँ हो रही है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। Yes. अब जो स्कीम है, जो तरीका है ग्लाइकोलिसिस का, बताया था एम्डन, मेयरहॉफ और पार्नास ने, 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, Yes. एम्बडन, मेयरहॉफ और पार्नास। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ईएमपी पाथवे। एंटी पाथवे। ईएमपी पाथवे क्यों भैया? क्योंकि कौन थे ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताई थी स्कीम। पहले एम्बडन, दूसरे मेयर ऑफ, ठीक है, तीसरे Partners. पार्नास, gave the scheme of glycolysis. ग्लाइकोलिसिस। Gave the scheme of ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बताया कि भाई ग्लाइकोलिसिस होता कैसे है और क्या क्या है इसमें। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक, चलो लिख लो बेटा इसको। तो हो गया। Yes. सर हो हो गया? गया। सर लिख लिया। लिख लिया। चलिए अब जरा स्टेप देखिएगा इसके, ग्लाइकोलिसिस के। ठीक है, आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है बेटा ग्लूकोज के? एक। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस। कौन सा एंजाइम नाम लेंगे? देखो इस पे सवाल आया है नीट में। एंजाइम भी आपको याद करने हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है ये हेक्सोकाइनेस। ठीक है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब भैया इसमें तो फॉस्फेट था ही नहीं, तो ये फॉस्फेट आया कहां से? ये आया जब इसने क्या खर्च कर दिया? एटीपी। एटीपी खर्च कर दिया। एटीपी से क्या बना है? एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसको जोड़ लिया अपने साथ, क्या बन गई ये? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत किसी को? No. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये बदल गए। क्या हो गए बच्चे? इशिता कुछ कह रही हो बेटा? ये बदल गए किसमें? फ्रक्टोज 6। हाँ, किसमें बदले? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना। देखो ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये आइसोमर है किसका? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। तो इसीलिए जो यहाँ एंजाइम लगता है उसका नाम क्या होगा? आइसोमेरेज। वेरी गुड रिया, ठीक है। अभी देखो आगे सुनो बच्चा, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा बाय द एडिशन ऑफ वन मोर फॉस्फेट। किसमें बदल जाता है? फ्रक्टोज 1,6 Biphosphate. यानी कि इन्होंने भी यहाँ खर्चा करा दिया किसका? ATP. एटीपी का, है ना, क्योंकि एक फास्फोरस और जुड़ गया। ठीक है बेटे? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बदल जाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ डैप, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए। ठीक है, डैप जानते हो? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। वेरी गुड, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब जरा यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ये कौन सा है? पीजीए फुल फॉर्म जानते हो आप लोग, या मैं लिख दे रहा हूँ? 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है बेटा? अभी यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा एल्डोलेज। Yes. कौन सा एंजाइम लगेगा बच्चों? Aldolase. एल्डोलेज। ठीक है, अब जरा सुनो बच्चों, इन्होंने क्या करा? ये कितने कार्बन का है ग्लूकोज? सारे के सारे
6 कार्बन की। कार्बन, अब ये जो टूटा तो ये किसमें टूटा? 3 कार्बन का 3 कार्बन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 कार्बन का। Phosphoglycerol. फॉस्फोग्लिसरॉल अगर आपसे हाइड, पूछें कि एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल पे टूटने पे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे आपके, कितने कंपाउंड मिलेंगे? 2। या फिर ग्लूकोज से भी पूछ ले कि लास्ट में आपको एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मिलेंगे, एक मिलेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक मिलेगा आपको फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये जो दोनों होते हैं दे आर इंटरचेंजेबल। कैसे होते हैं बच्चों? इंटरचेंजेबल। यानी कि ये इसमें बदल सकता है और ये वाला इसमें बदल सकता है। इतनी बात समझ में आई? यस अभी देखो, हम सिर्फ एक का समझेंगे और बाकी का समझ में आ ही जाएगा। देखो, 3-phosphoglycerate in the presence of enzyme dehydrogenase। एक एक अरे यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, यहाँ कौन सा एंजाइम लग जाएगा? आइसोमेरेज, क्योंकि आइसोमर है एक दूसरे। यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम dehydrogenase एंड यूटिलाइजिंग, मतलब क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। और H3PO4 का इस्तेमाल होगा जिससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज कर ली जाएगी H3PO4 से, है ना। यानी कि एक फॉस्फेट और बढ़ जाएगी। पहले कितनी फॉस्फेट इसके पास? 3 फॉस्फो में 1। अभी कितनी हो जाएंगी? 2, क्योंकि H3PO4 से क्या करेगा? ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले लेगा, ठीक है। इतनी बात समझ? Yes. ठीक। एंड इन दिस स्टेप 2 मॉलिक्यूल, डायरेक्ट दिखा रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 आर प्रोड्यूस्ड। कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं बेटा? 2 मॉलिक्यूल, सॉरी। Now this 3-phosphoglyceraldehyde in the presence of enzyme dehydrogenase by utilizing H3PO4 will convert into 1,3-biphospoglycerate या glyceric acid, biphosphoglycerate। एसिड लगा दो या 8 लगा दो, बात एक ही है, ठीक है बच्चे? Yes, sir. ठीक। नाउ वी विल मूव अहेड। अभी क्या होगा? ध्यान से सुनना बेटा। इस 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में से एक फॉस्फेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चा? एक phosphate. एक फॉस्फेट निकल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे ये बदल रहे हैं दोनों आपस में। हर स्टेप पे जितने हम यूज करेंगे बनाएंगे उसको डबल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कितने बनाए? 2 NaDH। तो एक फॉस्फेट निकला तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल थे। 2 ATP. हाँ, इंटू 2 करके चलेंगे यहाँ पर। तो हमारे कितने एटीपी बन सकते हैं यहाँ पर? 2. देखो स्टेप कंफ्यूजिंग है ना बच्चों? यस तो इसको Yes, sir. सिंपल कर देते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चा, पहले तो मैं एक बात बताऊं कि यहाँ से जहां से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड शुरू हुआ है, यहाँ पर हमने डैप को भी जोड़ के हम साइकिल कर रहे हैं। डैप को किसमें बदल दिया है हमने? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 3 कार्बन के 2, ठीक है बेटा। 3 कार्बन के 2, इतनी बात समझ में आई? अब Yes. जितना भी नीचे चीज बनेंगी वो कितनी डबल में बनेंगी, Yes, sir. ठीक है। Sir. जैसे कि यहाँ 2 NaDH2 बने। अब 1,3-बाइफॉस्फो जो ग्लिसरेट है इसमें से एक फॉस्फोरस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चा? एक phosphorus. एक फॉस्फोरस निकल जाएगा और वो फॉस्फेट यूज हो जाएगा बाय द ADP फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। कितने? 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। क्लियर? Yes, sir. अच्छा एक बात सुनो, यहां पर क्या बना बच्चा? ATP। ये क्या है? एक तरीके का कंपाउंड। Yes, sir. Yes, sir. इसको अभी समझने के लिए क्या कह सकते हो? Substrate. सबस्ट्रेट। ATP अगर सबस्ट्रेट से बन रहा है तो ऐसा फॉर्मेशन कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन। पॉइंट मेरा क्लियर? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल
है ना। कोई भी एक कंपाउंड बताओ, जैसे कि मैं यहाँ कहूँ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अभी मैं इस रिएक्शन में नहीं चल रहा हूँ, सिर्फ आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बताने के लिए। क्या है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। मान लो 1,6 में से एक फॉस्फेट निकल गया, वो कहां जाके जुड़ गया, एडीपी के साथ। उसने क्या बना लिया, ATP एटीपी। यानी कि इस सबस्ट्रेट से हमें क्या मिला, ATP तो ये जो फॉर्मेशन हुआ एटीपी का, ये कौन से लेवल का कहलाया, Substrate level. सबस्ट्रेट लेवल। ठीक है बच्चे, सबस्ट्रेट लेवल। ठीक है बेटा, Yes sir. ठीक है। ठीक, अब यहां जो आपका एंजाइम लगा है वो लगा है फॉस्फोराइलेज। क्या बेटा, ठीक है। Phosphorylase. फॉस्फोराइलेज। अब इसमें से एक फास्फोरस निकल गया है ना, एक फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट निकल गया है, फास्फोरस निकल गया, तो क्या बचा, 3 फॉस्फो Glycerate. ग्लिसरेट, है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अभी क्या होगा इसके अगले स्टेप में, देखो मैं छोटा छोटा बना रहा हूं जिससे कि इसी पेज में आ जाए। ये मान लीजिए 3 कार्बन का है, 1 2 3, 3 कार्बन का है ना सब ये, हाँ या ना। ठीक है, Yes, sir. अब इस कार्बन को दे रहा हूँ 1 नंबर, इसको दे रहा हूँ 2, इसको दे रहा हूँ 3। फास्फोरस कहाँ लगा है, 3 पे, थर्ड कार्बन पे, हाँ या ना। Yes, sir. अभी अगले स्टेप में देखो क्या हो रहा है, 1 2 3। ठीक है, ये कहाँ आ गया फास्फोरस, 2 पे। Second यानी कि carbon. चेंज हो गया पोजीशन ऑफ फास्फोरस। Yes sir. चेंज को, सडन चेंज को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। Yes, sir. तो इसीलिए एंजाइम यहां लगेगा बेटा क्या, Mutase. वेरी गुड, म्यूटेज। अब ये फास्फोरस जो 3 कार्बन पे था उठ के कहा आ जाएगा, Second. 2 अभी क्या बन गया, 2 फॉस्फो glycerate. ग्लिसरेट। ठीक है बच्चा, Yes, sir. कोई दिक्कत, देखो अब हमारे पास जगह नहीं बची, अब हम ऐसे चलेंगे रिएक्शन, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम Yes ऐसे sir. चलेंगे, 2 स्टेप बचे हैं। ठीक है, अब Yes, sir. इसमें से क्या निकल जाएगा बच्चा, वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, Water. Water. वाटर निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज। ठीक है, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, Yes. इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लिसरेट आपका बदल जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। किसमें बदल जाएगा बेटा, Pyruvate. हाँ वेरी गुड, Phosphoenol pyruvate. वेरी गुड, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. अब लास्ट Yes, समझे, sir. लास्ट स्टेप में क्या होगा बच्चा, कि काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, मतलब काइनेज बेसिकली उस एंजाइम को कहते हैं जो एटीपी बनाता है, मगर हर जगह काइनेज नहीं आ सकता। ठीक है, कई जगह राइलेज भी आता है। काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, आवाज आ रही है बेटा सबको, Yes sir. ठीक है, यहां से एक फास्फोरस निकल जाएगा। ठीक है, एक फास्फोरस निकलने का मतलब क्या है, ये किससे जुड़ जाएगा, एडीपी के साथ, और क्या बना देगा बच्चों, ATP. एटीपी बना देगा। ठीक है, और आपको लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पायरुवेट, Pyruvic acid. Pyruvate. पायरुवेट या पायरुविक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड मुस्कान, इतना समझ में आया, Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को। No, sir. देखो इस टोटल ग्लाइकोलिसिस में यहां से लेकर यहां तक ये कहलाता है इनपुट फेज, क्योंकि यहां आप एटीपी लगाते हैं, है ना। इस फेज में क्या हुआ, आपने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, एटीपी खर्च। ठीक, फ्रक्टोज से 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाया, यहां पर भी एटीपी खर्च। तो इसका मतलब क्या हो, यहां पर आपने एटीपी यूज कर ली, तो ये फेज कैसा होगा, इनपुट, यानी कि इसमें आपने डाला, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, पे ऑफ, हाँ आउटपुट या
पे ऑफ फेज। ठीक है, यहाँ इनपुट है, यहाँ पर पे ऑफ है। भाई आपने 2 एटीपी लगाए तो टोटल एटीपी कितने मिल गए आपको बेटा? बने नीचे बताओ। यहाँ यूज हो गए, यहाँ मैं यूज लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहा हूं बच्चों? यूज। इस स्टेप में कितने एटीपी यूज हो गए? 2। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है बेटा? ये बताओ मुझे पहले। No, sir. No, sir. नहीं ना? कितने यूज हो गए बेटा? 2। 2. अब नीचे वाले स्टेप में बने कितने एटीपी? 4. कितने बने बच्चों? 4. 4 एटीपी बने, ध्यान से 4। अब यूज और अगले स्टेप में फॉर्म कितने हुए? 4। 4. ठीक है, अगर एटीपी के हिसाब से यहां पर देखें तो नेट गेन कितना हुआ? 2 ATP. 2 ATP. 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 ATP. 2 एटीपी। अब एक और चीज जरा मैं आपको गौर कराऊंगा, ये क्या बना बेटा लोग? 2 NAD. NADH2. निकोटिनामाइड है ना? यार फुल फॉर्म क्या थी इसकी, चलो कोई नहीं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH से आपको 3 एटीपी मिलेंगे। इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. एक से कितना मिलेगा? 3। तो यहाँ पर कितने बने हैं बच्चों? 6। Yes, sir. 6. तो 6 एटीपी बने हैं। अगर ETS तक का पूछ ले, देखो बच्चों, जिन बच्चों को थोड़ा सा ETS के बारे में नहीं पता है उनको बताओ। देखो ये तो डायरेक्ट एटीपी बने, जो हम बात कर रहे हैं ना इनकी, जो सबस्ट्रेट लेवल पे बने, ये डायरेक्ट एटीपी बना है। ठीक है, एक एटीपी बनेगा हमारा जाके जब आप ETS करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ETS. ETS। वहां पर इस्तेमाल होंगे आपके NADH2 और FADH। ये बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. वहां पर कौन इस्तेमाल होंगे? NADH2 और FADH। अभी क्या होता है कि ये कह रहा है कि अभी ग्लाइकोलिसिस के दौरान अगर एट द टाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस पूछे तो आपका नेट गेन हो गया 2। कितना हो गया नेट गेन? 2 एटीपी। क्योंकि 4 बने थे, 2 यूज हो गए, तो आपके पास 2 बच गए। पर वो टोटल ग्लाइकोलिसिस का नेट गेन पूछे तो आपका हो जाएगा बेटा 8, बिकॉज 6 यहां से आ जाएंगे। 6 कहां से आ जाएंगे बेटा? NADH से। तो 6 एटीपी यहां से मिलेंगे, जो कि कहां बनेंगे? ETS में। तो टोटल हो गया आपका 8 एटीपी। ठीक है बच्चों, Yes, sir. बना लो। और किसी को समझना है तो दोबारा समझ लो मुझसे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। सर ये NADH2 वाला बताना फिर। है बेटा? आवाज कट गई आपकी? सर की NADH2 वाला दोबारा से बता दो। चलो दोबारा से बता दो NADH वाला। पहले शुरू से बता दे रहा हूँ। ठीक है, शुरू से समझ लो बच्चों एक बार। कहाँ गया वो मेरा लाल? हाँ ये है, ये दिख रहा है पॉइंटर? ये आपका साइटोप्लाज्म है। ये जो हमने ब्लैक बोर्ड यहाँ पर किया, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी क्या होता है? ग्लूकोज एंटर करा साइटोप्लाज्म में, जिसके पास 6 कार्बन है। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक, इतनी बात समझ में? एटीपी का यूज करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज्ड हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्लियर? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बदला आपका किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, बाय यूटिलाइजिंग 1 एटीपी। ठीक है, तो 2 एटीपी यहाँ पर आपके खर्च। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Fructose 1,6 biphosphate in the presence of enzyme aldolase broke down into 2,3 carbon molecule, dihydroxyacetone phosphate and phosphoglycerate, glyceraldehyde, phosphoglyceraldehyde. ठीक, both these molecules or compounds are interchangeable. So dihydroxyacetone phosphate interchange into 3-phosphoglyceraldehyde. So we have now 2 molecules of 3-phosphoglyceraldehyde. Clear इतना point? Yes, sir. इतना सबको क्लियर हो? ये 2 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। अब ये 2 आपके आगे जाएंगे नीचे की तरफ। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यूटिलाइज करता है H3PO4 को, और इसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करता है। फॉस्फोरिक एसिड है ना ये? Yes, ठीक, sir. H3PO4 को में से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल के अपने पास जोड़ लेता है और बन जाता है क्या? 1,3
बाइफॉस्फोग्लिसरेट। इस स्टेप पे इसको फायदा होता है, क्या मिलते हैं? 2 NADH2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगला स्टेप क्या होता है? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में से एक फॉस्फेट निकल जाता है, वो इस्तेमाल हो जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP. ATP। ठीक है, तो ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। तो एक से एक ATP बनता है, तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने? 2, तो 2 ATP मिलेंगे। क्लियर? Yes, sir. अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास आता है, इसमें फास्फोरस की पोजीशन चेंज हो जाती है और बदल जाता है किसमें? 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज वाटर को रिलीज करेगा और बन जाएगा 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। पायरुवेट में से क्या होगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में इनॉल और फॉस्फेट दोनों अलग हो जाएंगे और फॉस्फेट यूज हो जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP और लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा आपको कितने मॉलिक्यूल? कितने कितने कितने? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एंड ईच इज ऑफ 3. 3 carbon. कार्बन। ठीक है, तो हमें टोटल जो ATP मिले, बने नीचे बने, तो कितने बने? 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, तो 4 ATP डायरेक्ट बने, जिसमें से डायरेक्ट ATP यूज कितने हो गए? 2. 2। तो डायरेक्ट ATP गेन कितना हुआ? 2। बट 2 NADH2 बनने की वजह से ETS में जाके हमें कितने ATP मिल जाएंगे? 6, बिकॉज 1 NADH2 इक्वल टू 3 ATP। कितने ATP के बराबर होता है ये? 3 ATP के बराबर। तो इससे हमें क्या होता है? 6 ATP का गेन होता है। तो हम इसीलिए कहते हैं ग्लाइकोलिसिस से हमें टोटल गेन जो हुआ है 8. 8 ATP का। क्लियर बच्चा लोग? Yes, sir. चलो आगे पढ़े। लिख लिया बेटा? Yes, Yes, sir. जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख ले। डन तनिष्का? वेरी गुड। चलो अगली रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लिंक रिएक्शन। Yes, sir. लिंक Reaction. रिएक्शन। देखो बेटा, ध्यान से सुनना। कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये Link. Link reaction. जोड़ती है। Yes, sir. इसमें क्या होता है? ये पहले तो हमें याद रखना है, ऑकर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। है ना, ये सब हमें बातें याद रखनी है कि कहां पर क्या हो रहा है। ऑकर इन मैट्रिक्स ऑफ Mitochondria. देखो कितनी गलत स्पेलिंग लिखी हमने। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी Yes, हमारे sir. पास बना क्या, मिला क्या हमें वहां पर? ग्लाइकोलिसिस से एंड प्रोडक्ट क्या मिला? Pyruvic acid. 2 molecules of पायरुवेट pyruvic एसिड, acid. 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये जो पायरुवेट है, ये क्या करता है? को एंजाइम A के साथ जुड़ेगा along with NAD+। ठीक है, और इसमें क्या होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और ये होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट हमारा 3 कार्बन का है, जब इसमें से एक कार्बन निकल जाएगा तो हमें कितने कार्बन का मिलेगा? 2 कार्बन का। वो होगा एसिटाइल कोएंजाइम A और प्लस CO2, और इससे हमें मिल जाएगा NAD से प्लस NADH2। ठीक है, अब ये बताओ कितने पायरुवेट है? 2. तो ये सब कितने हो गए? 2 हो गए। तो यानी कि लिंक रिएक्शन से कितने NADH2 मिले? 2 NADH2. ये पॉइंट हमेशा याद रखना। ठीक है, कितने? 2 NADH2। क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो एक बार रिपीट कर दूं और Yes, sir. देखो, पायरुवेट जो कि फॉर्म हुआ था साइटोप्लाज्म में इन द ग्लाइकोलिसिस, एंटर करता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पहुंच गया बेटा ये? Matrix of mitochondria. और यहां पर इसका होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है इसका? Pyruvate. डिहाइड्रोजिनेज, एंड इट आल्सो रिक्वायर मैग्नीशियम आयन।
ठीक है, अभी क्या होगा, पायरुवेट आपका ऐड हो जाएगा एक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं कोएंजाइम ए, ठीक है, और साथ साथ इसमें से क्या निकल जाएगा, CO2, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। जब CO2 निकल जाएगा, जो 3 कार्बन का पायरुवेट था वो किस में बदल जाएगा, इंटू 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। एक कार्बन तो ये आ गया, 2 कार्बन ऊपर पहुंच गए, और जो Na+ था उसने HN अपने साथ जोड़ लिए, ऑक्सीडेशन हो गया उसका, हुआ नहीं हुआ, तो किस में बदल गया, NADH2 NADH2 कहां पर हुआ, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। अब जरा सुनिए आप अगली बात, जो एसिटाइल कोएंजाइम है, it is a connecting link between glycolysis and Krebs cycle. That is why this reaction is known as clear बच्चों? Yes, sir. yes Okay. Acetyl coenzyme is a connecting link between glycolysis and Krebs cycle, KREB Krebs cycle। ठीक है बच्चों, चलो लिख लो फटाफट। Done. Yes, Done? sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करो अब तक, मैं थोड़ा सा गला सूखा लूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, लिखो, what is the name of प्रोटीन रेस्पिरेशन। थोड़ा क्वेश्चन समझे, मैंने बनाया है ये, Yes, है ना? sir. जिसमें प्रोटीन हाँ बस, हाँ प्रोटीन का रेस्पिरेशन होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है, बस ऑप्शन में ही देना, बोल के नहीं दो कोई भी। पहला है फ्लोटिंग, दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक, तीसरा है बोथ, और इसमें लास्ट है आपका नन। ठीक है, तो ये रहे आपके पोल्स लॉन्च। बस थोड़ा सा टाइम और, 1 मिनट और दे रहा हूं मैं, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड बस। हाँ तनिष्का, हो गया बच्चों? yes yes Yes, sir. चलिए बताएं क्या करेक्ट आंसर है इसका। protoplasmic प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इज द प्रोटीन रेस्पिरेशन। वेरी गुड अस्मिता, जिन्होंने भी मैसेज करके आंसर दिए। चलिए खैर, आप लोग आंसर उसमें दिया करिए, है ना, आपका सब रिकॉर्ड, सबका रिकॉर्ड हो जाता है उसमें, किसने करेक्ट आंसर दिया है ना, सबका पता लग जाता है। चलो अगला कौन सा बेटा, The Krebs cycle. Krebs cycle क्रैब साइकिल है ना, क्रैब साइकिल। देखो हैंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया, इसी वजह से इनको क्या कह दिया, साइकिल को Krebs cycle क्रैब साइकिल। ठीक है, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय हैंस Crab. क्रैब। ठीक है बेटा, Yes, sir. yes देखो इसमें जो पहला जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड, इसीलिए ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहलाती है ये, और citric सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहलाती है ना। तो फर्स्ट कंपाउंड
formed is tricarboxylic acid Yes, sir. और Citric acid. सिट्रिक एसिड। तो इन्हीं के नाम पे अगर साइकिल पूछी जाए तो आप समझ जाना कि ये हमारे क्रैब साइकिल के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद करने के लिए, भाई कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहाँ होगा? ऑकर इन Mitochondrial matrix. Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा तीन चीजें हो रही हैं, देखो। एक तो आपका लिंक रिएक्शन, दूसरा क्रैब साइकिल और तीसरी ईटीएस। तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है और ईटीएस कहाँ हो रही है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. देखो बेटा, अब इस क्रैब साइकिल को छोटे एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक क्रैब साइकिल में क्या क्या होता है। 4 बार डिहाइड्रोजनेशन होगा, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा, 1 बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तो आप समझ चुके होंगे, Yes, sir. है ना? तो इसको अगर आपने ऐसे भी याद कर लिया तो साइकिल आपको याद रहेगी कि मुझे 4 जगह क्या दिखाना है? डिहाइड्रोजनेशन। 1 टर्म इंक्लूड, Decarbolic. हाँ, कितने डिहाइड्रोजनेशन? 4 डिहाइड्रोजनेशन। जब भी डिहाइड्रोजनेशन होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, वो भी कौन सा वाला? जिसमें हाइड्रोजन हो, चाहे वो NADH2 हो, चाहे वो FADH हो। इतनी पॉइंट समझ में आया मेरा बच्चा? Yes, sir. बार डिहाइड्रोजनेशन दिखाना है। दूसरा, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन। डी मतलब निकाल दो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी सबस्ट्रेट में से, Yes, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और 1 substrate. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, Yes, sir. एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंजाइम, ध्यान से सुनना बेटा। अब कोई भी साइकिल, जैसे मान लो डिहाइड्रोजनेशन भी होगा तो वहां पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम चाहिए नहीं चाहिए? है ना? Yes, sir. जैसे मान लो डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए। तो जितने भी एंजाइम होंगे क्रैब साइकिल के, सब वहां प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स में। Yes, sir. भाई कहाँ हो रही है रिएक्शन? ये Matrix. मैट्रिक्स में, है ना? तो क्रैब साइकिल के जितने भी एंजाइम होंगे कहाँ पर होंगे बेटा? Matrix. मैट्रिक्स में होंगे, सिवाय एक को छोड़ के। बस ये बताना था मुझे, ETS. एक को छोड़ के। कौन सा एंजाइम बेटा? 1 एंजाइम रिमेन कहां पर मिलता है? या लोकेटेड इनसाइड, या टूवर्ड्स कर दें, लोकेटेड टूवर्ड्स इनर मेम्ब्रेन। किधर बच्चों? Inner membrane. इनर मेम्ब्रेन, यानी कि क्रिस्टी की तरफ। बात समझ गए? Yes, sir. ये सब कहां मिलेंगे? मैट्रिक्स में। जरा एक थोड़ा सा आर्टिफिशियल डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये हमने क्या बनाया? ये हमारा, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा ही होता है बच्चों। Sir. थोड़ा फास्ट Yes, sir. करिए, टाइम खत्म हो रहा है ना, टाइम खत्म। टाइम 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 टाइम। ये हो गया। ये कौन सी मेम्ब्रेन बेटा? Inner Outer membrane. आउटर। ये कौन सी? Membrane. Inner ये membrane. ये क्या है बच्चों? Intermembranous space. हाँ, इसमें पड़ा होगा मैट्रिक्स, है ना? Matrix. अभी क्या है कि सारे एंजाइम कहाँ मिलेंगे? matrix. मैट्रिक्स में। Matrix. और एक एंजाइम जिसका नाम है बेटा, लिखो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। Yes, sir. सक्सिनेट Dehydrogenase. डिहाइड्रोजनेस, ये कहाँ मिलेगा? So inner membrane. Membrane of बस, mitochondria. याद रखोगे? Yes, sir. चलो Yes. इसको लिख लो। बस एक सवाल और, फिर कल बाकी हम लोग मंडे को शुरू करेंगे। इसको मालूम है, बॉटनी मंडे को हमारा। उसमें जूलॉजी में क्या चल रहा है? ब्रीदिंग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कल हम जूलॉजी में पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। लिख लिया बेटा? तो हो गया.
हो गया, सबका हो गया? Sir. लिख लो बेटा जिसका नहीं हुआ है। सर हो गया। हो गया ना? कोई दिक्कत किसी को बच्चा? No, sir. No, sir. नो सर। देखो मैं इसमें एक बार और बता दे रहा हूँ बच्चा, ये 2 लाइनें, ये 3 सेंटेंस आपको कैसे होने चाहिए? 4। Learn. श्योर मैम, श्योर है, लर्न होने चाहिए। 1 टर्न इंक्लूड कितना हाइड्रोजनेशन? 4 ना, 4 बार डिहाइड्रोजनेशन होगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो इससे आपको याद रहता है कि हमें कितने स्टेप पे बनाना है ये NaDH2, कम से कम 4 स्टेप पे। 3 स्टेप पे बनेगा आपका NaDH2 और 1 स्टेप पे क्या बनेगा? FADH। ठीक है, देखो डिहाइड्रोजनेशन का एक छोटा सा और बता दूं, जैसे ये है NaDH, इसके साथ जोड़ दो क्या? H, ये क्या हो गया? डिहाइड्रोजनेशन, NaDH2. है ना? अब ये क्या है? FAD+, इसके साथ जोड़ दो क्या? H, ये हो गया। तो ये 3 बार तो आप क्या बनाओगे? NaDH2। एक बार क्या बनाओगे? FADH। ठीक है, FAD. 2 स्टेप ऐसे होंगे जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक, और एक स्टेप ऐसा होगा जहां पर डायरेक्ट क्या बनेगा आपका? Phosphorylate. ATP, है ना? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है बच्चा, Yes, sir. Yes, sir. कल यस मिलते सर। कल मिलते ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय सर।